ये कहानी है तीन दोस्तों की, ध्रुव, अनिल और साहिल। और ये तीनों गुजरात की ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया करते थे। इनमें से जो ध्रुव होता है ना, इसकी अभी हाल ही में 10 दिन पहले शादी हुई होती है और अनिल और साहिल की शादी पहले से ही हो चुकी थी। तो इस टाइम क्या होता है ना, ध्रुव और उसकी वाइफ जूही, ये दोनों हनीमून जाने का प्लान बना रहे थे। तो फिर ध्रुव अपने कंप्यूटर पर चेक कर रहा होता है कि हम देखते हैं आसपास कहाँ घूमने जाना है। तो ना ऐसे ही चेक करते करते उसको ये दिखाई देता है कि एक रिजॉर्ट पर उनको 58% डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर ये सब देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है 58%, ये तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है। तो फिर वो ये बात अनिल और साहिल को बताता है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ध्रुव कहता है, एक काम करो, आप दोनों भी चलो हमारे साथ, हम सारे चलते हैं घूमने फिरने। तो फिर ये प्लान बनाते हैं, ध्रुव, उसकी वाइफ जूही, साहिल, उसकी वाइफ हीना और अनिल और उसकी वाइफ नेहा, ये 6 लोग ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारे फिर अपना अपना सामान पैक करते हैं। तो फिर ये वहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल जाते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं ना, तो बस ये यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ जाकर हम क्या क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करेंगे, ब्ला ब्ला। और ऐसे ही ये लोग कब पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के पास पहुँच जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता। फिर ये अपना अपना सामान लेकर नीचे उतरते हैं। तो फिर आसपास ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें कोई टैक्सी मिल जाए, मगर वहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं होती। अब ये भी ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि मतलब यार, इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर एक भी टैक्सी नहीं है, काफ़ी अजीब बात है। तो फिर ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ना ये वहाँ पर देखते हैं कि उधर एक वैन आती है और उस वैन पे उसी बड़े रिजॉर्ट का नाम लिखा होता है, जो रिजॉर्ट इन्होंने बुक किया था। तो उस वैन से बाहर एक ड्राइवर निकलता है। तो वो उनको कहता है, सर आप ही ने ये रिजॉर्ट बुक किया ना? तो फिर ड्राइवर कहता है, सर आइए, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूँ आप सबको यहाँ से पिक करने। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पर आने से पहले ही ध्रुव ने रिजॉर्ट को बुक कर लिया था, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनका ड्राइवर इनको स्पेशली पिक करने आएगा। तो कहते हैं कि हाँ, इनकी सर्विस कितनी अच्छी है और इस चीज़ से सारे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। तो फिर ये सब अपना अपना सामान उठा के वैन में बैठ जाते हैं। तो फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वैन जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है ना, तो वो किसी मतलब एक जंगल टाइप के इलाके में आ जाती है। इनको थोड़ा लगता है कि यार ये कैसा एरिया है, बट ये कहते हैं चलो कोई नहीं, अब ड्राइवर जहाँ से लेके जा रहा है क्या पता ये कोई शॉर्टकट हो। तो ना थोड़ी देर के बाद जूही और नेहा कहते हैं कि हमको वॉशरूम जाना है। तो फिर ये ड्राइवर को कहती हैं, भैया आप प्लीज़ वैन को रोकिए। बट ड्राइवर उनकी बात को अनसुना करता है। तो फिर अनिल गुस्से में उस ड्राइवर को कहता है कि भाई आप गाड़ी रोको ना, वो लोग कह रहे हैं ना रुकने को, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर ड्राइवर थोड़ी देर के बाद गाड़ी रोक देता है। तो फिर वो कहता है, ठीक है हम 10 मिनट रुकते हैं, आप सब हो आपने जहाँ भी जाना है। तो फिर ये अपने अपने मतलब चले जाते हैं, लड़कियां एक साइड, लड़के एक साइड। और ऐसे ही तीनों लड़के एक जगह पर होते हैं और ध्रुव ना ऐसा थोड़ा आगे चलता चलता आसपास देख रहा होता है। और आगे चलते चलते ना वो अनिल और साहिल से थोड़ा सा दूर आ जाता है। तो फिर वो ऐसे आसपास देख रहा होता है तो ना उसको ये लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। और ऊपर से थोड़ा शाम का भी टाइम है तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो फिर ध्रुव एकदम से चिल्ला के कहता है, कौन है वहाँ पे, सामने आओ। अब जैसे वो पीछे मुड़ता है ना, तो वो वहाँ पर देखता है कि उधर 2 आदिवासी लोग खड़े हैं, तीर कमान पकड़े। और वो ध्रुव को देख के मतलब बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहे हैं। अब ये जैसे ही ध्रुव देखते हैं ना, तो वो एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सीधा भागकर वैन के पास वापस आता है। तो वो बाकी सबको सारी बात बताता है, मैंने वहाँ देखा, वो लोग वहाँ पर थे, उनके हाथ में तीर कमान थे, वो लोग बहुत डरावने लग रहे थे, अब आप सब देखो। तो फिर अनिल और साहिल कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलते हैं देखते हैं। तो फिर ये लोग तीनों लड़कियों को कहते हैं कि आप सब वैन में बैठो, हम देख कर आते हैं। ये तीनों लड़के जाते हैं, मगर तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ध्रुव कहता है, मैंने उन्हें अभी देखा था, वो सब यहीं पर थे। फिर साहिल कहता है, कोई बात नहीं, एक काम करो, अब यहाँ से निकलो जल्दी, मुझे लग रहा है ये एरिया सेफ़ नहीं है। तो फिर ये सब भागकर वैन में बैठ जाते हैं। तो अब ये सब कहते हैं कि यार ये ड्राइवर कहाँ गया, पहले तो यही कह रहा था कि सभी 10 मिनट में आ जाना, हमें जल्दी निकलना है, तो अब यही गायब हो गया। और अभी ये सब ये सोच रहे होते हैं ना, और तभी 5 मिनट के बाद जो ड्राइवर की खिड़की होती है वो खुलती है और एक झटके में ही बंद हो जाती है। अब ये सब कहते हैं, यार ये कैसे हो गया, खिड़की ख़राब थोड़ी है, बट अगर ख़राब भी है तो वो अपने आप बंद कैसे हुई। और अभी ये सब ये सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से ही वैन आगे बढ़ने लगती है, मगर
ड्राइविंग सीट पर तो ड्राइवर ही नहीं है। अब ये सब मतलब एकदम पैनिक में आ जाते हैं, पूरी तरह मतलब डर गए होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है। और ये सब देखते हुए सभी अपनी अपनी खिड़की खोलते हैं और सीधा वैन से बाहर कूद जाते हैं। और इसी बीच इन्हें काफ़ी चोट भी आ जाती है, मगर उठ के ये सीधा जंगल के अंदर भागने लगते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन्हें इन्हें रोड के पीछे भागना चाहिए था। और बिना पीछे देखे बस आगे भागते रहते हैं। भागते भागते जूही का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नेहा उसके पास आती है, उसको सहारा देकर उठाती है। नेहा उससे कहती है, जूही उठो, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जूही कहती है, मुझे मुझे पाँव में चोट लगी है, मैं और आगे नहीं चल सकती। और नेहा फिर जूही को सहारा देकर चलने में हेल्प करती है। और तब ये दोनों ये रियलाइज़ करते हैं कि ये इस जंगल में अकेले हैं, बाकी सब आगे निकल गए। और तभी नेहा कहती है, ओ नहीं, हम हम लोग यहाँ अकेले रह गए, सब आगे निकल गए, अब क्या करेंगे? और ये बोलते हुए ये दोनों बस एकदम घबरा जाती हैं और वहाँ बैठकर रोने लगती है। अब ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठी होती हैं और मतलब आसपास देख रही होती है कि किसी तरह इनको कोई हेल्प मिल जाए। ज़रा सी भी कोई आवाज़ होती तो ये एकदम डर जाती कि बस ये यहाँ पर सर्वाइव करना चाहती हैं, जैसे जैसे ये टाइम निकल जाए। और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद इनको आसपास से कुछ आवाज़ें आती हैं। तब नेहा कहती है, जूही सुन, ये कहीं से आवाज़ आ रही है। तब वो केयरफुली सुनने लगते हैं, तो तब उन्हें हॉर्न की आवाज़ आती है। और फिर ये कहती हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ आसपास कोई रोड है, अगर हम वहाँ जाते हैं क्या पता हमको कोई लिफ्ट मिल जाए, तो हम यहाँ से निकल सकती हैं। फिर नेहा फटाफट जूही को उठाती है और धीरे धीरे ये लोग उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। तो फिर ये फाइनली रोड के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही ये रोड को अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, तो फाइनली इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो फिर नेहा जूही को साइड पे बिठाती है और आसपास देख रही होती है कि वहाँ पर कोई उन्हें गाड़ी मिले तो फिर वो उससे लिफ्ट ले ले। तकरीबन 10 मिनट के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है। नेहा अपना स्कार्फ हिला के उनको लिफ्ट का इशारा देती है, तो फिर वह गाड़ी वहाँ पर आके रुकती है और उस गाड़ी में से 3 आर्मी ऑफिसर बाहर आते हैं। तो उनमें से एक ऑफिसर इनके पास आके बोलता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो नेहा कहती है, सर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हम अपने ग्रुप के साथ आए थे मगर हम अब अलग हो चुके हैं, प्लीज़ हमें कैसे भी करके उनके पास पहुंचा दीजिए। तो फिर जो उन आर्मी ऑफिसर्स के हेड होते हैं जिनका नाम मेजर पिल्ले होता है, तो फिर वो नेहा को कहते हैं, ठीक है, हम आपको आपके साथियों के पास पहुंचा देंगे, मगर पहले आप आइए, आपको एक सेफ जगह पहुंचाना होगा। तो फिर ये इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर आगे निकलते हैं। और जब ये लोग आर्मी बेस कैंप के पास पहुंचते हैं, तो जो मेजर पिल्ले होते हैं वो इनसे ये सारी बात पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। और अब तक नेहा ने इनको सब कुछ बता दिया होता है। तो फिर मेजर बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर किसी टूरिस्ट को आना हो तो आर्मी सिक्योरिटी के बिना नहीं आ सकते, क्योंकि ये एरिया काफ़ी रिस्की है। कई बार जंगली जानवर होते हैं या कई बार ये आदिवासी वगैरह यहाँ घूमते हैं, तो उनका ख़तरा यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर आना है तो आर्मी की सिक्योरिटी के बिना नहीं आ सकते आप। तो फिर मेजर कहते हैं, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ चलो, हम देखते हैं आसपास अगर आपके साथी मिलते हैं तो। तो फिर मेजर, 2-3 ऑफिसर्स और जूही और नेहा, ये सारे बाकी साथियों को ढूंढने निकल जाते हैं। जाने से पहले मेजर कहते हैं, आप दोनों गाड़ी में ही रहिए, हम देखते हैं आसपास अगर वो मिलते हैं तो। तकरीबन 2 घंटे तक ढूंढने के बाद सारे ऑफिसर्स, साहिल, हीना और अनिल, इन तीनों को सहारा देकर ला रहे होते हैं। जैसे ही ये दोनों उन तीनों को देखती हैं तो ये दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं और मतलब इनको फाइनली रिलीफ मिलता है कि अब ये वापस आ गए हैं। मगर जूही कहती है, ध्रुव कहाँ है, मतलब पूछ रही होती है। साहिल और अनिल को भी कहती है, ध्रुव कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? फिर मेजर बोलते हैं, उसे हमने बहुत ढूंढा मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। ये सुनकर जूही मतलब फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, नहीं प्लीज़ उसे कैसे भी करके ढूंढो। तो फिर मेजर बोलते हैं कि इन तीनों को तो हमने काफ़ी जल्दी ढूंढा था, मगर ध्रुव को ढूंढने में हमने काफ़ी टाइम लगाया, मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई है, तो अब जो कुछ भी है वो सुबह ही पता चलेगा, अब इतनी रात को हम नहीं ढूंढ सकते। अब जैसे ही सुबह होती है, अनिल और साहिल एक ग्रुप के साथ ध्रुव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे तक एक सर्च ऑपरेशन चलता है।
और जिस जगह ये रात को गए थे ये उसी जगह ध्रुव को दोबारा ढूंढते हैं, मगर तब भी उन्हें ध्रुव कहीं भी नहीं मिलता। अब इन सारी चीज़ों के बाद इन्हें लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आखिर वो ठीक भी है या नहीं। ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर दिया है। जो मेजर पिल्ले होते हैं वो कुछ सोच रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपना वाकी टाकी उठाकर किसी से बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है और उसमें से एक आर्मी ऑफिसर निकलता है, मगर दिखने में ना वो थोड़ा सा आदिवासी या ट्राइबल के जैसा होता है। तो फिर मेजर पिल्ले इन सब के पास आते हैं और इन्हें कहते हैं ये मुंबा है, ये मेरा दोस्त है, ये बचपन से ही यहाँ पर पला बड़ा है, अपने पेरेंट्स के साथ ये यहाँ पर रहा करता था, मगर अब ये शहर में रहता है। तो जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं ये हमारी हेल्प करेगा उनसे बातचीत करने में। एक्चुअली क्या था ना, ये जो मुंबा होता है जब भी यहाँ के आर्मी को जो उधर के ट्राइबल्स हैं उनसे बात करनी होती थी तो वो हमेशा मुंबा को बुलाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती थी तो इनको तो ऑब्वियसली वो समझ नहीं आती थी। तो फिर ये मुंबा को बुलाता था, तो जब इनसे बातचीत करता था उसके बाद वो इन्हें एक तरह से ट्रांसलेट करके देता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आज भी इन्होंने मुंबा को इसलिए बुलाया है। तो फिर ये सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और ये ना जंगल के मतलब बिल्कुल एक कॉर्नर साइड पे वहाँ पर एक एरिया था, उधर मतलब जो ये आदिवासी लोग थे उनकी बस्ती थी जहाँ पर ये सारे रहा करते थे। तो फिर ये उस एरिया के पास जाते हैं। तो फिर जो बाकी सारे आर्मी अफसर होते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं और मुंबा अकेले ही उनके पास जाता है। जैसे वो थोड़ा आगे जाता है ना तो उधर 2-3 आदिवासी उसके पास आकर ऐसे तीर कमान पकड़े उसे रोक लेते हैं। मुंबा अपनी भाषा में उनसे कुछ बात करता है और थोड़ी देर के बाद वो तीनों मुंबा को लेकर थोड़ा आगे जाते हैं। वहाँ पर तकरीबन 50-60 और भी आदिवासी थे जो मतलब खुशी से वहाँ पर बैठे थे। ऐसा लग रहा है जैसे इधर काइंड ऑफ फेस्टिवल चल रहा है कोई। और उसके साथ ही में ना एक बड़ी सी चेयर होती है जहाँ पर एक बूढ़ा सा आदिवासी बैठा होता है, शायद ये इनका सरदार है। और उसके पास ही एक बड़ी सी आग जल रही होती है। मुंबा उसके पास जाता है और जैसे ही उनका सरदार मुंबा को देखता है ना तो वो एकदम से आग बबूला हो जाता है। वो अपनी चेयर से उठ के सीधा मुंबा के पास आता है और इन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और थोड़ी देर के बाद इनमें मतलब काफ़ी तेज़ बहस होने लगती है। ज़ोर ज़ोर से बस एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और इसी बीच मुंबा आसपास देख भी रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो फिर एकदम अचानक से वो जो सरदार होता है वो मुंबा को धक्का देकर गिरा देता है। तो फिर मुंबा फिर भी उठता है, उस सरदार को कुछ समझाने लगता है, मगर गुस्से में आकर वह सरदार अपने कुछ लोगों को इशारा करता है। तो फिर 3-4 आदिवासी आकर मुंबा को उठा के एक जगह फेंक देते हैं और उसे धमकी भी देते हैं। तो फिर मुंबा भागकर इनके पास आता है। तो फिर वो कहता है मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि ध्रुव यहाँ पर नहीं है, मगर मुझे शक है कि वो इन्हीं के पास है। और वैसे ना यहाँ अंडमान निकोबार में वैसे भी टूरिस्ट आराम से घूम फिर सकते हैं, मगर कई बार इनको आर्मी की ज़रूरत पड़ती है ताकि टूरिस्ट और ये जो आदिवासी लोग हैं इनके बीच कुछ टेंशन नहीं हो जाए। अब मुंबा 10 सिक्योरिटी पर्सनल्स और अनिल और साहिल ये सारे उसी वो जो सरदार होता है उसके पास जाते हैं। एक्चुअली जहाँ वो सरदार बैठा होता है ना उससे थोड़ा सा पीछे एक झोंपड़ी होती है और इनका प्लान ये होता है कि मुंबा और वो जो 10 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो जो सरदार है या बाकी सारे जितने भी लोग हैं उधर उनको बातों में लगाएंगे और अनिल और साहिल ये चुपके से जो वो झोंपड़ी है वहाँ पर जाके देखेंगे और मतलब अलग अलग जगह वो ढूंढते रहेंगे कि इन्हें कुछ मिलता है या नहीं। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ते हैं। जब अनिल और साहिल उस झोंपड़ी के पास पहुँचते हैं ना तो वो मतलब ऐसे धीरे से पीक कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ अंदर देखते हैं ना वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उधर ना मतलब अजीब सा कुछ सिंबल बना होता है और उसी के बीच में एक आदमी लेटा होता है, मतलब उसका फेस भी कवर है, उसको अजीब से कपड़े पहना दिए हैं और इनको ना समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। और वहाँ पर एक तांत्रिक भी बैठा होता है जो ज़ोर ज़ोर से वहाँ कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और उसके साथ ही कुछ 5-6 डॉल्स पड़ी होती हैं और साथ ही में एक बूढ़ी सी औरत भी बैठी होती है और वो तांत्रिक ना मतलब ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है वहाँ पर और ये मंज़र बहुत भयानक है। और थोड़ी देर के बाद वो तांत्रिक एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है जैसे किसी को बुला रहा हो
और एकदम से वहाँ पर 5-6 परछाइयाँ आ जाती हैं और अचानक से ही उन सभी परछाइयों में से एक परछाई एक बेहद ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। ये देखकर वो जो बूढ़ी औरत होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो फिर वह तांत्रिक उस लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो और ये जो डॉल्स पड़ी हैं इनमें से एक डॉल उठाओ। तो फिर वो लड़की उस डॉल को उठाती है और फिर वहाँ पर बैठ जाती है। तो फिर वह तांत्रिक कहता है अगर तुम्हारे पति की शादी इस जन्म में भी तुमसे हो जाती है तो तुम दोनों का मिलन हमेशा के लिए हो जाएगा। तो फिर वह तांत्रिक उस लड़की को कहता है ये जो गुड़िया मैंने तुम्हें दी है इसे हमेशा अपने पास ही रखना। तो फिर वह लड़की वो जो डॉल होती है उसको धीरे से सहलाने लगती है। तभी वो जो आदमी होता है जो वहाँ पर लेटा हुआ होता है जिसका चेहरा भी कवर किया होता है वो थोड़ा सा हिलने लगता है और जैसे ही वो थोड़ा हिलता है ना वो फटाफट से जो उसके चेहरे पर कपड़ा होता है वो उठाता है। अब ये देखकर अर्नी और साहिल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव होता है। और ध्रुव मतलब ऐसे सरप्राइज होकर आसपास देख रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ। तब वो उस लड़की को देखता है तो फिर वो मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है और उस लड़की को देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे। और वह लड़की ध्रुव के पास आकर बस मुस्कुराने लगती है। अर्नी और साहिल इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा मतलब ध्रुव इस लड़की को कैसे जानता है। तो फिर वो जो तांत्रिक होता है वो जो भी उसके पास वो गुड़िया होती है वो उसे उठाकर बस आग के पास रखने ही वाला होता है। और जैसे जैसे वो उस गुड़िया को आग के पास ला रहा होता है ना तो मतलब देखने में लग रहा था कि ध्रुव को पता नहीं क्या हो रहा है। वो बस मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं और तो नहीं नहीं ऐसा ऐसा मत करो ऐसा मुझे 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 छोड़ दो। कि तभी साहिल और अनिल आपस में कुछ बात करते हैं तो फिर ये दोनों एकदम से उस तांत्रिक के पास जाते हैं। साहिल फटाफट से उस तांत्रिक से वो गुड़िया छीन लेता है और अनिल ध्रुव को खींचता है और ये सब बस वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये तीनों सीधा बस फुल स्पीड में बाहर भागते हैं। मगर बाहर जाना और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि जैसे ही ये बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो आदिवासी होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ध्रुव चिल्लाकर कहता है मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ मुझे जाने दो यहाँ से। तो वो जो सरदार होता है वो चिल्लाकर कहता है हाँ तुम यहाँ से जाओगे मगर जिंदा नहीं। और इतना कहते हुए ये सब भाग कर बस वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जो जितने भी आदिवासी होते हैं वो सभी इनके पीछे पीछे भागते हैं और मतलब कुछ लोग तो उन पर तीर भी बरसाने लगते हैं। मगर जैसे जैसे ये सब हो रहा था ना तो वो जो बूढ़ी औरत होती है उसके मन में मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा ही गिल्ट आ रहा होता है। तो वो अचानक से ही ड्रॉप के सामने आती है और जितने भी वहाँ आदिवासी लोग होते हैं वो उनसे कहती है ठहरो ऐसा मत करो मैं अपने बेटे को पहले ही खो चुकी हूँ मैं इसे दोबारा नहीं खो सकती। अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं बस ये जहाँ रहे खुश रहे इसे छोड़ दो इसे जाने दो मैं दोबारा इसे मरा हुआ नहीं देख सकती। और इतना बोलते हुए वो जो बूढ़ी औरत होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर ध्रुव वो जो बूढ़ी औरत होती है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो फिर ऐसे ही ये लोग वापस आ रहे होते हैं। तो जो अनिल होता है वो ध्रुव को पूछता है कि तुम इन सबको जानते हो। ध्रुव कहता है नहीं सबको नहीं वो जो बूढ़ी औरत थी और वो जो लड़की थी बस उसको। मुझे पिछले काफ़ी दिनों से ये दोनों मेरे सपने में दिखती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि ये लोग कौन है मगर अब मैं जान चुका हूँ। अब मैं ये भी जान चुका हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो पिछले जन्म में मेरी माँ थी और वो जो लड़की थी पिछले जन्म में वो मेरी पत्नी थी। और इसीलिए मतलब ये इतने टाइम से ये सारा रिचुअल कर रहे थे कि जैसे तैसे वो यहाँ पर पहुँचे। और मतलब डेस्टिनी भी ऐसी बन गई इनके सारे प्लान्स इन्होंने एग्जैक्टली कहाँ आना है वो सब भी मतलब एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। मतलब जो सर्कमस्टेंसेस थे वो भी वैसे ही बन गए। एक तरह से ये एक सेक्रीफाइस होने वाला था जिसमें ध्रुव की आत्मा और जो वो लड़की थी उसकी आत्मा साथ में रहते हैं और दोबारा से ये दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। और वो जो माँ थी जिसका बेटा पिछले जन्म में उससे दूर हो गया वो वापस आ जाता।